हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एशियन ग्रेनिटो के बारे में। काफ़ी समय से ये लो पर चल रहा है और अभी तो 52 वीक लो भी तोड़ दिया है इसने। और काफ़ी अच्छा खासा ये 50 के रेंज में भी आ गया था, लेकिन फिर से ये अपने लो पर आ गया है। यानी ये पीछे पुराना जो इसका लो था तो उसको तोड़ चुका है। 52 वीक लो ये तोड़ के नया 52 वीक लो इसका 38 का है। ठीक है, तो 38 के रेंज में ही इसका लो था। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टॉक ने काफ़ी 104 से 38 तक आया, यानी काफ़ी गिरावट दिखाई है एक साल के अंदर। ठीक है, लगभग 50% की गिरावट यहाँ पर दिखा रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये गिरावट दिखा चुका है, क्योंकि इसका प्राइस जो था 90 के अबाव था, 100 के आसपास था। और यहाँ पर 5 साल की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसका प्राइस था, 300 के रेंज में एक टाइम पे ये शेयर हुआ करता था। तो लगभग लगभग 90% गिर गया है। तो 90% गिरने वाला शेयर यानी काफ़ी उसमें लो चांसेस होते उतने भाव तक फिर से आने के लिए, क्योंकि या फिर टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा रेंज हो जाता है उतना टारगेट अचीव करना। मतलब अभी वो उसकी वैल्यू 10% हो गई है। अगर 100 का 10 हो गया है, यानी 10 को फिर से 100 बनना है, तो उसको टाइम लगता है। वैसे ही इसको उतना भाव तक आने के लिए काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन इसमें एक ही रास्ता होता है कि इस ऐसी सिचुएशन में कैसे निकला जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। नॉर्मली देखो, ये जो इसकी कॉम्पिटिटर्स कंपनी है, इनके काफ़ी अच्छे रिटर्न्स है। अगर मैं दिखा दूँ तो इनमें ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखने मिलेगी, ये प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेगा। लेकिन चलो मैं दो यहाँ पर कंपनीज दिखा देता हूँ। तो उनको देखो, 5 साल में इन्होंने कुछ अच्छे ही रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, और ये दूसरी जो कंपनी है, इसने भी 5 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे चुका है, लगभग 90 के अबाव दिए है। लेकिन ये अकेला स्टॉक है जो माइनस में 90% लेके गए, इन्वेस्टर का लॉस करा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर देख लो, मेजॉरिटी चीज़ें फाइनेंशियल इसमें नेगेटिव हमको नज़र आ रही है। ओवरऑल देखो, मार्केट तो ख़राब चल ही रहा है, इसके अंदर ये स्टॉक के लिए कोई अच्छी न्यूज़ भी नहीं है, ना इसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, ना इसका इनकम अच्छा है। ठीक है, तो जो भी है बैलेंस शीट के भरोसे ये कंपनी में लोग इन्वेस्टेड है। मेरा भी खुद का इन्वेस्टमेंट है। जो मेरे चैनल से जुड़े उनको ये चीज़ पता ही है कि मैं खुद इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, और मेरे पास जो शेयर होते हैं उसी के बारे में मैं मेरे चैनल पे बात करता हूँ और उनमें से प्रॉफिट लेके ही दिखाता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर मेरे भाव से ये लगभग देखो 55% अभी ये डाउन पे है। मैंने इसको एवरेज देखो, मेरा 130 के अबाव था, लेकिन अभी 86 रुपीज़ का एवरेज प्राइस है। यानी लगभग लगभग मैंने इसको 50 रुपये के आसपास नीचे भाव लेके आया हूँ। और इसलिए लाया है क्योंकि इसके टारगेट्स और बड़े ना हो जाए। ठीक है, अगर मैं 130 ही पकड़ के बैठता तो वहाँ तक पहला तो मेरा भाव आने के लिए काफ़ी टाइम लगता, और फिर मुझे बेचना पड़ेगा प्रॉफिट में। तो लगभग मैं यहाँ पर फिर 150 या 140 का भाव, या फिर लगभग मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट ही लेके निकल लेगा तो ही कुछ मतलब होता है, नहीं तो इतना टाइम होल्ड करने का कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये स्टॉक को अच्छे भाव पे यानी बाइंग प्राइस पे लाने के लिए ये स्टॉक को तो मैंने ख़रीदा है। और बहुत लोगों का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा है, क्योंकि इसका जो जब राइट इशू था तो काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा उनके पास शेयर है और काफ़ी लोग इसमें फंस चुके हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक से मैं जस्ट आपको ये बताने वाला हूँ। देखो, ये शेयर मार्केट है, और शेयर मार्केट में अगर आप देखोगे आज के दिन का न्यूज़, ठीक है, तो आज के दिन का न्यूज़ ये है कि एक बड़ी कंपनी या बड़ा बैंक आज के दिन में, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ इंडियन एक्सप्रेस पे, तो काफ़ी बुरा हाल हो चुका है वो कंपनी का, बैंक का, जिसका नाम है, यहाँ पर देख सकते हो, एस वी बी एस। यहाँ पर देख सकते हो यूएस बैंक का क्राइसिस। मतलब एक टाइम पे 2008 में मंदी आई थी, यूएस के तरफ से ही आई थी। अभी ये बैंक
बंद होना, एक बड़ी बैंक बंद हो गई है, ठीक है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं बंद होने के पीछे। तो फिलहाल तो उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही नहीं है। तो उन्होंने जो भी फंड या जो भी डिपॉजिट्स कस्टमर से लिए थे, वो डिपॉजिट चुका नहीं पा रहे थे, यानी उन्होंने कहीं फिक्स में लगा दिए थे पैसे, और जब डिपॉजिटर्स मांगने आए तो उनको वो रिटर्न नहीं कर पा रहे थे, और एकदम से ज़्यादा लोग उनसे निकाल रहे थे पैसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हो सिलिकॉन वैली बैंक का क्या बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। और यहाँ पर ये जो बैंक है कंप्लीटली बंद करा दिया गया है। और इसी तरीके के प्रॉब्लम देखो, ये बहुत सारे अमेरिका में होते ही रहते हैं। कुछ ना कुछ बड़ा कुछ भी हो गया तो उसका ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ता ही है, क्योंकि लोगों का बैंकों पे से भरोसा उठ जाता है। तो कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी, यहाँ पर ये बताने का रीज़न यही है कि ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, तो उसके पीछे एक ही वजह है। तो वजह एक है कि मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है। आप कितना भी कुछ भी अज्यूम करके चलो, कुछ भी आप सोच के चलो, आपके हिसाब से होगी, ऐसा चीज़ नहीं है। हर एक चीज़ आपके मन के हिसाब से होगी, ये नहीं होता है। अगर आपको येस बैंक का एग्जाम्पल पता होगा, येस बैंक का क्या हाल हुआ था, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पर होते ही है। तो यहाँ पर मेरा एक ही कहना है कि ऐसे स्टॉक में, जैसे यहाँ पर एशियन ग्रेनिटो की बात कर रहा हूँ मैं, तो एशियन ग्रेनिटो ये जो स्टॉक है ये काफ़ी टाइम से तो दबा हुआ है। और बहुत लोग बोलते हैं कि गिरते हुए छुरी पे या गिरते हुए चाकू जो भी है वो पकड़ना नहीं चाहिए। तो ये गिर रहा है तो लोगों ने इसको गिरता हुआ शेयर पकड़ के, मतलब समझ के, इसको बहुत लोगों ने नहीं खरीदा या बेच के निकल गए। तो ये भी एक अच्छा ही चीज़ होता है कि गिरते हुए को नहीं खरीदना चाहिए, जो बढ़ रहा है उसको खरीदो। तो देखो उसमें भी प्रॉफिट होता है, इसमें भी प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वेटिंग पीरियड ज़्यादा होता है। स्ट्रैटेजी और बड़ी अच्छी होनी चाहिए और बैकअप में पैसा होना चाहिए। मैं गिरते हुए शेयर को पकड़ता हूँ क्योंकि वहाँ पर ही मुझे लगता है कि पैसा बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके वो शेयर रुक जाएगा, ठीक है। ज़ीरो तो नहीं होगा अगर इसके फंडामेंटल सही है। फंडामेंटल का मतलब है, मैं बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ, अगर बैलेंस शीट सही है, ठीक है, तो अगर ये कंपनी की बैलेंस शीट तो मैंने हमेशा दिखाया हुआ भी, यहाँ पर जो आपको नज़र आएगा कंपनी फंडामेंटली कैसी है, ठीक है। आरओसी आरओई भी कंपनी का ठीक ठाक नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा है। और कंपनी रिड्यूस डेट कर रही है, ये एक चीज़ अच्छी है। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस और ये बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में यहाँ पर आपको नज़र आएगा कंपनी का जो बोरोविंग है थोड़ा कम है और रिजर्व ज़्यादा है। तो ये जो चीज़ है ये इसका फंडामेंटल है, और इस वजह से कंपनी पर आप भरोसा करके चल सकते हो कि आपके पैसे डूबेंगे नहीं, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी रिजर्व में पैसा पड़ा है। तो ये चीज़ में मेरा सोचना है, मेरा किसी शेयर को देखने का नज़रिया है। और ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक ही इतना गिरा है, इससे पहले भी काफ़ी अच्छी कंपनीज 90 या 99% भी गिर चुके हैं। उसमें कुछ ना कुछ देखो गड़बड़ी हो जाती है या मैनेजमेंट में गड़बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए एक लिमिट में किसी भी स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए। किसी किसी ने काफ़ी ज़्यादा लाखों में, यानी 5 लाख 10 लाख 20 लाख इस तरीके से पैसे लगाए हुए हैं। और उनका अगर पोर्टफोलियो देखा जाए तो पोर्टफोलियो का साइज़ कम होता है, लेकिन एक ही शेयर में ज़्यादा पैसे लगे होते हैं। यहाँ पर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं होने का नुकसान ये होता है कि यहाँ पर एक ही स्टॉक पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट लेके जाता है और पूरा हमेशा उसको लॉस में ही, आपका पोर्टफोलियो लॉस में ही दिखाता है, और रिकवरी होना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से मुझे जस्ट इतना ही कहना है कि ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से फ़िलहाल तो अगर आप कोई भी प्राइस के आसपास आ जाओगे, जिस दिन इसका टाइम सही आएगा तो काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। क्योंकि अगर आपको एक मैंने वीडियो भी डाला था पोरिंजू वेलियंट, ये भी एक टाइम पे यही स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं पोरिंजू वेलियंट।
एक अच्छी कंपनी को लो उसके बुरे टाइम में खरीद लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो क्वांटिटी खरीदते हैं। ठीक है, तो वो तो ज़्यादा ही बड़ा ही रिस्क लेते हैं। यहाँ पर मैं भी क्वांटिटी खरीदते ही रहता हूँ, लेकिन एक लिमिट में ही क्वांटिटी खरीदता हूँ। लेकिन वो उस स्ट्रैटेजी से उन्होंने उस स्टॉक को, देखो ये स्टॉक भी 10 गुना हो जाता है और आपका प्राइस अगर आसपास आ जाता है, ठीक है, यानी एवरेज प्राइस अगर सेम आ जाता है, यहाँ पर जैसे 38 का प्राइस चल रहा है और आपका भी इन्वेस्टमेंट प्राइस 38 के आसपास आता है, ठीक है, या फिर 40 या 45 या 50 के पास भी आ जाता है, अगर स्टॉक फ्यूचर में जाके 10 गुना भी हो जाता है या 500 हो जाता है, 400 हो जाता है, 450 हो जाता है, तो आपका जो कैपिटल लगा हुआ है तो काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न्स दे देगा। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रैटेजी से भी लोगों ने कमाए हुए हैं पैसे। तो कंपनी अच्छी होनी चाहिए, बिजनेस अच्छा होना चाहिए, टाइम तो सबका अच्छा बुरा आता ही है, सिर्फ कंपनी बंद ना हो जाए ये एक रिस्क रहता है। जिस दिन कंपनी बंद हो गई आपके पैसे डूब गए, और ऐसे बहुत लोगों का हुआ भी है। तो रिस्क अपने अपने हिसाब से लिया करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग होते हैं जिनको लगता है कि उनको ज़्यादा पता होता है कि ये सारी चीज़ें जो बताते हैं, जो मल्टी बैगर करके बताते हैं किसी शेयर को, और वो शेयर 2 महीने में 3 महीने में इतना होगा उतना होगा करके बताया जाता है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो जाएगा, और नहीं होता। वो भी उनको पता है कि नहीं होता, लेकिन उसका वो कुछ कर नहीं पाएंगे जिन्होंने ये चीज़ बताई है। लेकिन ये चैनल पे आपको फेक चीज़ें नहीं बताई जाएगी कि ये 10 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा। जो होगा, जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लग सकता है। अगर अच्छी न्यूज़ आएगी, अच्छी खबर आएगी, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें कंपनी में होगी, सेल्स अच्छे हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये शेयर भी काफ़ी स्पीड में ऊपर आ सकता है। देखो मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वजह से मैं ये चीज़ बता सकता हूँ, और इस वजह से ही मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये स्टॉक फ्यूचर में मुझे तो रिटर्न देके जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है कि आपको क्या लगता है, क्योंकि हर एक का प्राइस अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। किसी का इन्वेस्टमेंट प्राइस और भी ज़्यादा है, 100 के पार है, मैंने तो 100 के नीचे लेके आया, मेरा भी 100 के पार ही था। ठीक है, तो फिलहाल तो ये स्टॉक को, इसका मतलब है आपका प्राइस अचीव करने के लिए ऑलरेडी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी बढ़ना पड़ेगा, काफ़ी अच्छे सेल्स लाने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं होती है तो काफ़ी टाइम तक ये दबा रह सकता है। तो अगर आपको अगर पता है कि जेट एयरवेज, किंगफिशर, ये येस बैंक, इन कंपनियों का क्या हाल हुआ है, DHFL, HDIL, क्या रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा, तो ये एक टाइम पे काफ़ी अच्छे हुए करते थे। अभी अभी अदानी के शेयर्स का देखा, कोई भी एक देखो, अदानी तो नंबर 1 पे इंडिया में नंबर 1 पे थे, एशिया में भी नंबर 1 आ गए थे, ठीक है, वो वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आ गए थे। लेकिन यहाँ पर देखो, एक बैड न्यूज़, एक बैड कोई भी चीज़ जिसके बारे में लोगों को अगर लगता है कि ये चीज़ ख़राब है वो कंपनी के लिए, तो इन्वेस्टर वहाँ से पैसे निकालते हैं और बेचना चालू कर देते हैं। तो इसके बारे में भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़राब दिखी है, इस वजह से लोगों ने इसको सेल किया है, इन्वेस्टर ने सेल किया है, और ये स्टॉक इस वजह से काफ़ी ज़्यादा गिर भी चुका है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे इस स्टॉक में क्या परफॉर्मेंस आता है। तो फिलहाल तो यहाँ पर FIs ने भी इन्वेस्टमेंट है, DIs इससे दूर है। ठीक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर ये स्टॉक से काफ़ी दूर है, और खाली फॉरेन के इन्वेस्टर इसमें इन्वॉल्व है, और बाकी प्रमोटर और सबसे ज़्यादा पब्लिक का पैसा इसमें लगा हुआ है। तो आगे जाके ये कंपनी डूब भी जाती है तो पब्लिक ही डूबने वाली है। लेकिन यहाँ पर मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ, तो यहाँ पर मैंने रिस्क तो लिया है, और ये स्टॉक में से भी प्रॉफिट करके दिखाऊंगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है या मेरा पर्सनल रिव्यू है। ठीक है, क्योंकि इससे भी बुरे बुरे स्टॉक मैंने देखे हैं, फिर भी इसके फंडामेंटल इतने बुरे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने के लिए और ये स्टॉक के बारे में आगे भी जानने के लिए और वीडियोस इसके रिलेटेड देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हो। और मेरे पास जितने भी स्टॉक है उन सब में से मैं तो प्रॉफिट करते हुए आया हूँ। अभी लास्ट
PFC में निकाला है प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म का था वो प्रॉफिट। फ़िलहाल मेरा हेल्थ इशू की वजह से मैं वीडियोस रिलीज़ नहीं कर रहा था, वॉइस ख़राब आ रहा है इस वजह से। फिर भी अभी भी वही है, थोड़ा बहुत हल्का आपको नज़र आता होगा वॉइस में चेंजेस, लेकिन फिर भी आज जो मार्केट की हालत हुई है उस वजह से, और फिलहाल मुझे लगा कि काफ़ी गैप पड़ गया, इस वजह से मैं वीडियो डाल रहा हूँ आपके लिए। तो वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।